आपको दिखाते हैं नवरात्र पर अयोध्या की रौनक कैसी है, जहां इन दिनों रामनवमी को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। अयोध्या में रामनवमी का महोत्सव आस्था, भव्यता, धार्मिक उल्लास का प्रतीक भी बन चुका है। राम मंदिर में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरी रामनवमी होगी, जिसमें उनके जन्मोत्सव के लिए विशेष अनुष्ठान होंगे। भगवान राम का सूर्य तिलक आकर्षण का विशेष केंद्र भी इस बीच होगा। देखिए। अयोध्या में प्रभु राम के जन्मोत्सव की भव्य तैयारी। दुल्हन की तरह सज धज रहा राम मंदिर। रामलला का होगा सूर्य तिलक। अयोध्या में बजेगी भक्ति की शहनाई। पूरे देश में शक्ति की उपासना का महापर्व नवरात्र धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या में भी नवरात्रि की धूम है। दूर दूर से श्रद्धालु रामलला के दर्शन पूजन को उमड़ रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी अयोध्या में जश्न का माहौल है, या यूं कहें कि जश्न जोरदार है, क्योंकि इस बार अयोध्या में रामनवमी और भी भव्य तरीके से मनाई जाएगी। राम मंदिर में विराजमान रामलला की ये दूसरी रामनवमी होगी, जिसमें उनके जन्मोत्सव के लिए विशेष अनुष्ठान होंगे। जन्मोत्सव के साथ नवरात्रि की प्रतिपदा से शुरू राम कथा का समापन होगा। राम मंदिर परिसर में राम जन्मोत्सव को लेकर धार्मिक अनुष्ठानों का दौर शुरू हो चुका है। भगवान राम के महामंत्रों की आहुति राम मंदिर की यज्ञशाला में दी जा रही है। रामनवमी के दिन रामलला के अभिषेक, श्रृंगार और भोग को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रामलला का अभिषेक होगा। 10:30 बजे से 10:40 तक पट बंद कर दिए जाएंगे। 10:40 से 11:45 तक रामलला का श्रृंगार होगा। इस दौरान पर्दा खुला रहेगा। 11:45 से रामलला को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। दोपहर 12 बजे से कुल 4 मिनट तक रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक होगा। 6 अप्रैल को प्रातःकाल भगवान का अभिषेक होगा। 9:30 बजे से 1 घंटा 10:30 बजे तक। अभिषेक के बाद भगवान का श्रृंगार होगा, भोग लगेगा, तब तक 12 बज जाएगा। तो चैत्र शुक्ल की नवमी को दोपहर 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव है, जन्म है, जन्म का समय है। उस समय जन्म की आरती होगी। भगवान को 56 भोग लगेगा। सूर्य तिलक का दर्शन गर्भगृह में सीमित लोग ही कर सकेंगे, लेकिन 50 स्थानों पर एलईडी पर इसका प्रसारण होगा। लेकिन आप घर बैठे भी इस भव्य दिव्य पल के साक्षी बन सकेंगे। 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन दूरदर्शन पर रामलला को सूर्य तिलक का लाइव टेलीकास्ट होगा। रामनवमी पर 30 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिनके सुलभ और सुरक्षित दर्शन के लिए राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या प्रशासन ने प्लान पर अमल शुरू कर दिया है। खास करके इन दिनों बढ़ती गर्मी से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए विशेष तैयारी चल रही है। भीड़ प्रबंधन महाकुंभ के पैटर्न पर होगा। गर्मी से बचाव के लिए दर्शन मार्ग पर कैनोपी, चटाई और पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। जूते चप्पल के लिए स्टैंड बनाए जा रहे हैं। अयोध्या के लोग रंगोली और दीप जलाकर उत्सव में शामिल होंगे। जाहिर है अयोध्या और अयोध्या वासियों के लिए रामनवमी का दिन खास होगा, जिसका उत्साह और उल्लास अभी से दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो रामनवमी का इंतजार हर भक्त बेसब्री से कर रहा है और जब भक्त अपने भगवान के जन्मोत्सव में शामिल होंगे, इस उत्सव का विशेष आकर्षण होगा रामलला का सूर्य तिलक। बड़ी बात यह है कि इस रामनवमी से हर रोज रामलला का सूर्य तिलक होगा और पिछले साल भव्य राम मंदिर में रामलला का पहला जन्मोत्सव भी मनाया गया था। तब ये परंपरा शुरू की गई थी, जिसके हिसाब से हर रामनवमी को रामलला का सूर्य तिलक होना था। लेकिन अब इस परंपरा को अस्थायी से स्थायी रूप दे दिया जा रहा है, जिसके तहत अब रोज श्रद्धालु रामलला का सूर्याभिषेक देख सकेंगे। खास बात यह है कि ट्रस्ट ने अगले 20 सालों के लिए रामलला के सूर्य तिलक की तैयारी अभी से कर ली है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज इसकी जानकारी भी दी। राम सूर्यवंशी अर्थात सूर्यवंश में जन्म लिया है। भुवन भास्कर सूर्य दोपहर को 12 बजे जब राम का जन्म हो चुका है, तब रामलला के ललाट पर अपनी किरणों से तिलक लगाएंगे, सूर्य तिलक। ये प्रयोग पिछले साल किया गया था, प्रयोग सफल रहा। लगभग 4 मिनट सूर्य की किरणें प्रभु श्री रामलला के ललाट को प्रकाशित करेंगी। दूरदर्शन इसका सीधा प्रसारण संसार भर को देगा। संसार भर में फैले लोग अपने अपने समय के अनुसार भारतीय समय दोपहर 12 बजे इस सूर्य तिलक का कार्य देख सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। देखिए, रामलला के सूर्य तिलक की ये पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रयोग पूरी तरह से वैज्ञानिक है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया है। तो चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि कैसे इस महाप्रयोग को संभव बनाया गया है। अवध का हृदय भरा था, नयन सजल थे। अपनी ऊष्मा और ऊर्जा से संसार का लालन पालन करने वाला सूर्य साक्षात नारायण के मस्तक पर तिलक लगाने स्वयं धरती पर उतर आया था। रामनवमी का अवसर था, सारा देश राममय था। रामनगरी में रामलला का अद्भुत अभिनंदन हो रहा था। सूर्यदेव की किरणें सीधे रामलला के ललाट पर पड़ रही थी। 500 साल बाद रामनवमी के अवसर पर रामलला अपने दिव्य धाम में विराजमान थे। सूर्य की किरणें रघुकुल के सूर्य का तिलक कर रही थी। अनोखा दृश्य था, सारा देश भाव विभोर था। महर्षि वाल्मीकि से गोस्वामी तुलसीदास तक युग युगांतर में संतों मुनियों ने अपनी लेखनी से राघव का जो रूप भारत भूमि के हृदय में बसाया था, रामनवमी पर उसके ऐसे दर्शन पाकर आंखें धन्य हो रही थी। रामनवमी पर अभिजीत मुहूर्त के शुभ योग के बीच सूर्य की किरणों ने रामलला का कुछ इस तरह श्रृंगार किया था। दोपहर 12 बजे जैसे ही सूर्य देवता का ताप रामलला के मस्तक तक पहुंचा, राम मंदिर परिसर शंख और घंटियों से गूंज उठा। सूर्य के तेज से चमकते रामलला के मस्तक को देखकर भक्त खुशी से झूम उठे। जिसने भी रामलला के सूर्य तिलक का ये सौंदर्य देखा, बस देखता रह गया। रामनवमी पर रामलला के सूर्य अभिषेक की ये घटना अभूतपूर्व थी। अयोध्या की धरती पर ये चमत्कार आस्था और विज्ञान के संयोग से संभव हो सका था। पूरे 1 साल से राम भक्त जन्मभूमि मंदिर में इसी अद्भुत छटा को फिर से देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन रामनवमी से ठीक पहले इससे जुड़ा एक ऐसा शुभ समाचार मिला कि भक्तों का हृदय खुशी से भर गया। तय तो ये हुआ था कि हर साल रामनवमी के अवसर पर ही रामलला का सूर्य तिलक होगा, लेकिन अब खबर आई है कि इस रामनवमी से हर रोज रामलला का सूर्याभिषेक किया जाएगा। मंदिर समिति की ओर से बताया गया है कि अगले 20 साल तक हर रोज रामलला के सूर्य तिलक की प्लानिंग अभी से कर ली गई है। जो शिखर की प्रगति है
उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो परमानेंट व्यवस्था होगी सूर्य किरण की अगले 20 वर्ष के लिए, जैसा कि आपको बताया था कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम में कर लिया जाएगा, तो वह व्यवस्था संभव हो पाएगी। यानी अब अस्थायी की बजाय स्थायी व्यवस्था इस वर्ष के सूर्यकिरण की होगी। पिछली रामनवमी की तरह ही इस बार भी सूर्य तिलक का सेटअप आईआईटी रुड़की की टीम ने तैयार किया है। आईआईटी रुड़की वालों ने किया था और सफल उन्होंने इसके ऊपर अनुसंधान किया, अनुसंधान करके उसको उन्होंने किया तो ये सफल हो गया। तो उन्हीं के माध्यम से ये हो रहा है। सूर्य तिलक दूरबीन विधि से होता है, दूरबीन से सूर्य की किरणों को लेकर के और उसको पास किया जाता है। वो सीधी राम जी के मस्तिष्क से पड़ती हैं और एक 4-5 मिनट रहती हैं और उसको टीवी के माध्यम से पूरे देश में दिखाया जाता है। सूर्य तिलक के लिए आईआईटी रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक खास ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम के हिसाब से सूर्य तिलक की प्रक्रिया रामनवमी के दिन यानी 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे आरंभ हो जाएगी। सबसे पहले राम मंदिर के सबसे ऊपरी तल यानी तीसरे तल पर लगे रिफ्लेक्टर पर सूर्य की किरणें गिरेंगी। रिफ्लेक्टर से टकराकर सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होंगी और सीधे दर्पण पर गिरेंगी। इस दर्पण से सूर्य की किरणें एक बार फिर से रिफ्लेक्ट होंगी और पीतल के पाइप के साथ 90 डिग्री पर मुड़ जाएंगी। दूसरी बार रिफ्लेक्ट होने के बाद सूर्य की किरणें नीचे की ओर चलेंगी। किरणों के इस रास्ते में एक के बाद एक 3 लेंस लगाए गए हैं। दूसरी मंजिल के लेंस से गुजरकर किरणों की तीव्रता और बढ़ जाएगी। वर्टिकल पाइप से गुजरते हुए सूर्य की किरणें 2 और लेंस से गुजरेंगी। इसके बाद सूर्य की किरणें वर्टिकल पाइप के दूसरे छोर पर लगे दर्पण पर गिरेंगी। ये दर्पण राम लला के सामने 60 डिग्री के एंगल पर लगाया गया है। बढ़ी हुई तीव्रता के साथ किरणें इस दर्पण पर पड़ेंगी और दोबारा 90 डिग्री पर मुड़ जाएंगी। 90 डिग्री पर मुड़ी ये किरणें सीधे राम लला के मस्तक पर पड़ेंगी। इस तरह से राम लला का सूर्य तिलक पूरा हो जाएगा। सूर्य किरणों का यह तिलक 75 mm के गोलाकार रूप में होगा। दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। करीब 4 मिनट तक किरणें रामलला के मुखमंडल को प्रकाशमान करेंगी। ठीक 12 बजे होगा क्योंकि राम जी का जन्म ठीक 12 बजे होता है। तो ठीक जन्म के समय पर उनके ऊपर सूर्य की किरणें मस्तिष्क पे आएगी जो लगभग 5 मिनट तक रहेगी। सूर्य और पृथ्वी के मूवमेंट की गणना के आधार पर हर साल सूर्य तिलक का टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। 19 साल तक टाइम कुछ न कुछ बढ़ेगा। उसके बाद फिर से 2025 की रामनवमी की तरह ही रिपीट होगा। यानी 2025 की रामनवमी को सूर्य तिलक जितनी देर का होगा, 19 साल बाद यानी 2044 में भी उतनी ही देर के लिए सूर्य तिलक होगा। यानी अयोध्या में पूरे 1 साल में एक बार नजर आने वाला ये दिव्य दृश्य अब भक्तों को हर रोज दिखाई देगा। देश दुनिया से रामलला के दर्शन को पहुंचने वाले श्रद्धालु अब हर दिन सूर्य तिलक के साक्षी बन सकेंगे। इस खबर से राम भक्तों में अपार हर्ष और उत्साह है। रामनवमी आने वाली है तो इसलिए हम श्री राम के दर्शन के लिए आए हैं, माता पिता जी को लेकर के। और सूर्य तिलक के बारे में भी हमने सुन रखा है, तो हम लोग इसको लेकर के बहुत उत्साहित हैं और बड़ा ही अद्भुत नजारा रहेगा। साल होने वाला है, इसको लेकर क्या देख रहे हैं आप? सूर्य तिलक बहुत ही अद्भुत नजारा रहेगा सूर्य तिलक का, जब सूर्य की किरणें मस्तक पे आएंगी श्री राम प्रभु के। बहुत अच्छा लगा है, जिंदगी में पहली बार ऐसे नजारा देखा है, बहुत अच्छा लगा है। अभी आपने रामलला के दर्शन किए? बहुत अच्छी तरह किए। फिलहाल अयोध्या समेत पूरे देश के राम भक्तों को रामनवमी के पर्व का इंतजार है, जब एक बार फिर से रामलला के सूर्याभिषेक से अवध की धरती जगमग हो उठेगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वैसे रामनवमी से पहले गुड न्यूज एक ये भी है कि राम मंदिर के निर्माण का काम अब बस अंतिम चरण में है। फ्लोरिंग और फिनिशिंग का काम चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार मंदिर विस्तार का 90% काम पूरा हो चुका है और राम दरबार को सजाने संवारने की तैयारी भी की जा रही है। यानी कि राम भक्तों के लिए अब अयोध्या का आकर्षण और ज्यादा बढ़ने जा रहा है। हमारी आस्था जैसी गहरी नींव, हमारे विश्वास की तरह मजबूत ढांचा और राम कहानी की हमारी कल्पनाओं से भी सुंदर रूप। सदियों का इंतजार जब राम मंदिर के रूप में वर्तमान के धरातल पर उतर रहा है तो मानो आंखों में नहीं समा रहा। राम मंदिर परिसर अब संपूर्ण होने के करीब पहुंच चुका है। बीते एक साल में देश के सबसे बेहतरीन और काबिल सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की देखरेख में मंदिर के निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ा है। मंदिर का निर्माण, जिसमें शिखर भी सम्मिलित है, पूरी आशा है कि अप्रैल माह में पूर्ण हो जाएगा। सप्त मंदिर के बारे में भी अनुमान यह है कि वह भी कार्य पूर्ण हो जाएगा और वहां पर मूर्ति स्थापित हो जाएगी। आशावान हूं कि 1-2 महीने का विलंब अवश्य है, लेकिन 2025 तक हम आपको जरूर रिपोर्ट देंगे कि कार्य जो निर्माण समिति को दिया गया है वो पूर्ण होगा। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अब तक मंदिर निर्माण का कार्य 90% से ज्यादा पूरा हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त सिर्फ गर्भगृह और रंग मंडल का निर्माण हुआ था, पर अब शेष 5 मंडपों का निर्माण हो गया है। साथ ही द्वितीय तल पर गर्भगृह का निर्माण भी हो चुका है। मंदिर परिसर का परकोटा अक्टूबर तक पूरा हो जाने की संभावना है, जबकि सबरी मंदिर, निषाद मंदिर, सप्त ऋषियों के मंदिर और शेषावतार का मंदिर अगस्त महीने में पूरा हो जाने की संभावना है। इसके अलावा अंगद टीला पर गिलहरी की प्रतिमा बनाई जा रही है, जबकि संत तुलसीदास की प्रतिमा अपने स्थान पर स्थापित हो गई है। अंगद टीला पर जो सौंदर्यीकरण है वह तो पूर्ण हो गया है, लेकिन आप रामचरितमानस में और राम कथा में गिलहरी के महत्व से अवगत हैं। तो जैसा जटायु को वहाँ कुबेर टीला में स्थापित किया गया है, उसी प्रकार अंगद टीला पर गिलहरी की एक मूर्ति स्थापित की जाएगी। तुलसीदास जी की मूर्ति स्थापित हो गई है। अप्रैल माह में उसे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दक्षिण दिशा में महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, अहिल्या देवी और निषाद राज के मंदिर का निर्माण कार्य भी अब अंतिम चरण में है। मंदिर परिसर में भक्तों की आवाजाही के बीच ही प्रवेश के सभी मुख्य द्वारों के निर्माण पर भी तेजी से काम चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट राम मंदिर आंदोलन से जुड़े साधु संतों और महापुरुषों के नाम पर इन द्वारों का नाम रखने पर विचार कर रहा है। मुख्य गेट और तीनों जो द्वार होंगे उनके जो अयोध्या और अयोध्या धाम जी
और आसपास और पूरे भारत में जो साधु संत हैं जिनका योगदान रहा है, ट्रस्ट उनके नाम से इन द्वार को घोषित करेगा। एक द्वार जो उत्तरी दिशा में है वो अप्रैल तक पूर्ण हो जाएगा। गेट नंबर 11 जो वर्तमान 11 है, जब उसकी संख्या बदल जाएगी, उस पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और चूंकि इन्हीं गेट से श्रद्धालु आते जाते हैं, इसलिए इनको एक के बाद एक का ही निर्माण किया जा सकता है। जब 11 पूर्ण हो जाएगा तो 3 नंबर लिया जाएगा, 11 को खोल दिया जाएगा, लेकिन दोनों ही गेट वर्ष 2025 में पूर्ण हो जाएंगे। मंदिर परिसर में निर्माण के अलावा परिसर के सौंदर्यीकरण और ग्रीन एरिया को तैयार करना भी एक बड़ी चुनौती है। मंदिर निर्माण समिति की ओर से बताया गया है कि GMR कंपनी ने 5 साल के लिए मंदिर परिसर के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाने की दिलचस्पी दिखाई है। 5 वर्ष का जो है ऑफर दिया कि हम बिना किसी भुगतान के हम यहाँ हॉर्टिकल्चर का कार्य फ्री करेंगे। तो उनको यह कार्य दिया गया है, तो वो बहुत उत्सुक हैं कि उनको अधिक से अधिक जमीन मिल जाए। जहाँ पे रामचरितमानस में जिन पेड़ पौधों का उल्लेख है, उसके अनुसार वह वहाँ पर पौधों की स्थापना नर्सरी बना करके कर सकते। समिति की ओर से मंदिर परिसर में कंपनी को नर्सरी डेवलप करने के लिए जगह अलॉट कर दी गई है। कई महीनों से इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। नर्सरी के लिए लगभग 1.5 एकड़ जमीन उनको दे दी गई है, परिसर में ही दी गई है, और उस पर वो कार्य कर रहे हैं। वहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं और कुछ और मंगाए जा रहे हैं, कुछ की खोजबीन हो रही है और उसको भी वहाँ पर लाया जाए। यानी तैयारियां जारी हैं और भक्त बेसब्री से इस अद्भुत और अनन्य मंदिर निर्माण पूरा होने की राह देख रहे हैं। अब तक हम कहते सुनते आए थे, हे राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, लेकिन मंदिर निर्माण को देखकर लग रहा है कि अब से राम के वजूद के साथ साथ उनके इस मंदिर पर भी सारा हिंदुस्तान नाज कर सकेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं शक्ति के उत्सव की। आज देवी के 5वें स्वरूप की आराधना की जा रही है। आज मां स्कंद माता के दर्शन पूजन के लिए बड़ी तादाद में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और आदि शक्ति के दर्शनों का फायदा ले रहे हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि स्कंद माता की उपासना के दौरान 3 शुभ संयोग भी बन रहे हैं। दरअसल पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, साथ ही रवि योग और आयुष्मान योग भी बन रहे हैं। ऐसे में मां की पूजा बेहद ही फलदायी मानी जा रही है और देश के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की रौनक भी दिखाई दे रही है। शक्ति और साहस की देवी के रूप में आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की उपासना की जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालु स्कंद माता की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और देवी मां की भक्ति में लीन होकर अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता को भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता भी कहा जाता है और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर उनकी आराधना मात्र से भक्तों को शक्ति और साहस का वरदान मिलता है। मां स्कंद माता को मातृत्व और करुणा का प्रतीक भी माना जाता है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां की गोद में स्कंद देव विराजमान हैं। मां सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती हैं। आज के दिन स्कंद माता को प्रसन्न करने का खास विधान भी होता है। मसलन स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें,
देवी की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी पर मां स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद मां को रोली कुमकुम लगाएं और फिर स्कंद माता को पुष्प, फल और केले का भोग अर्पित करें। मां को खीर का भोग बना के लगाना अति उत्तम रहेगा और केले का भोग भी लगाया जाता है। मां स्कंद माता की पूजा करने से जो भी आपके मनोरथ है वे पूर्ण हो जाते हैं। स्कंद माता की पूजा अर्चना के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का भी विधान है और कहा जाता है कि जो भी भक्त स्कंद माता के सिद्ध मंत्रों का जाप करता है, मां उनकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। माँ के सम्मुख से आप किस भाव से भगवती की पूजा करें। कोई रोग के कारण करता है तो उसके लिए रोगान शेषा नपहंसि तुष्टा दुष्टा तो कामान सकलान विष्टान त्वामा सितानाम नविपन्नराणाम त्वामा सिताया श्रेताम प्रियांति। और कोई जगत कल्याण के लिए करता है, हाँ, तो उसके लिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जो भी भाव है दुर्गा सप्तशती के पुस्तक के आप अंतिम में देखेंगे तो वहाँ पे प्रत्येक भाव के साथ में एक श्लोक को दिया गया है। उस श्लोक के आधार पे आप अपनी कामना के अनुसार उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में मां के अलग अलग स्वरूपों की आराधना से श्रद्धालुओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आता है और यही वजह है कि इन 9 दिनों के दौरान भक्त सब कुछ भुलाकर मां की सेवा में लीन हो जाते हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा और शशि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं नवरात्र पर दिल्ली के मंदिरों में रौनक कैसी है, किस तरह से सुबह से भक्तों का मेला मंदिरों में लगा हुआ है। माता के दर्शन पूजन कर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है, लेकिन एक दिन कम होने की वजह से आज मां के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की जो है वो उपासना की जा रही है। और इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के कालका जी मंदिर में और सीधा तस्वीरें हम मंदिर भवन की आपको दिखा रहे हैं कि कितना खूबसूरत नजारा इस वक्त यहाँ का है। भक्तों की भीड़ सुबह से मंदिर प्रांगण में इसी तरीके से जो है वो नजर आ रही है और आप देख सकते हैं कि माँ की उपासना में, माँ की आराधना करने में भक्त कितने तरीके से जो है वो एकदम मग्न नजर आ रहे हैं। चैत्र नवरात्र की अगर हम बात कर रहे हैं, 5वां स्वरूप माँ का जो है वो आज पूजा जा रहा है। साथ ही साथ मान्यता है कि इनकी कृपा से भक्तों को सुख समृद्धि जो है वो प्राप्त होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है। माँ की गोद में अगर हम बात करें उनके स्वरूप की तो भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय जो है वो विराजमान है और इन्हें जो है तभी स्कंद माता का जो नाम है वो दिया गया है। माँ का वाहन सिंह है और कहा जाता है वो शक्ति और साहस का प्रतीक है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ जो है भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं माँ से मांग रहे हैं और यही शक्ति है इस भक्ति की कि माँ हर एक उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। हालांकि अगर हम काल रात्रि की बात करें तो काल रात्रि के दिन माँ जब कात्यायनी देवी की जब पूजा की जाती तो इस मंदिर का नजारा एकदम अद्भुत होता है और उस दिन कहते हैं कि माँ की असीम कृपा जो है वो भक्तों को प्राप्त होती है। लेकिन नवरात्र का समय है, 9 दिन का समय, 9 दिन की अगर हम बात करें तो हर एक स्वरूप जो है वो माँ का अद्भुत है, अलौकिक है और उसी की एक झलक पाने के लिए भक्तों की जो इस तरीके से भीड़ है वो लगातार नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नजारा है इस वक्त और कहा जाता है कि भक्त सच्चे मन से स्कंद माता की उपासना करते हैं, उन्हें सभी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है और साथ ही साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इस समय मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से नजर आ रही है। चारों ओर माता के जयकारे गूंज रहे। भक्ति और श्रद्धा के इस माहौल में हर कोई स्कंद माता की कृपा पाने के लिए कतार में लगा हुआ है। आप भी घरों से बाहर निकलिए, एक बार समय निकालिए और माँ का जो आशीर्वाद लेने जरूर मंदिर में पहुंचे। और जो लोग मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, वो भी अपने घर में माँ के सामने बस अपना शीश झुका के उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। माँ हर किसी की मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। कैमरा पर्सन रुद्र मोहन कुत्तेवा के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। वहीं सुनीता विलियम्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पेस से लौटने के बाद पहली पोस्ट की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही सुनीता घर में एंट्री करती हैं, उसी दौरान 2 डॉग्स उन्हें घर लेते हैं और घेर कर उनके हाथ में चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो सुनीता विलियम्स ने शेयर करते हुए लिखा है कि अब तक की सबसे अच्छी घर वापसी। भारतीय मूल का अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद 18 मार्च को पृथ्वी पर लौटी थी। इससे पहले उन्होंने सोमवार को पहली बार मीडिया से रूबरू होते हुए अंतरिक्ष में बिताए अपने 9 महीनों के अनुभव को शेयर भी किया था।
Are you showing off, clown boys? My little fat boys? Come here. Gunner! Gunner! Are you giving me the cold shoulder? Oh, you got pee? धरती पर लौटने के बाद जब सुनीता ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि उन्हें धरती पर आने के बाद सबसे पहले अपने परिजन और डॉग को गले लगाना है। ये तस्वीरें देखिए। I wanted to hug my husband and hug my dogs, and I'll say that in that order. But maybe not. No, I'm just joking. But of course, food. Something that's just like for home for me, like something that is very, reminds you of home. And my father was a vegetarian, so I had a good grilled cheese sandwich when I got home. So that reminded me of him. और आइए आपको लेकर चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में, जहां देश का पहला एलिवेटेड नेचर ट्रेल वॉकवे खोल दिया गया। और ये वॉकवे जो है दक्षिण मुंबई के कमला नेहरू पार्क से शुरू होकर मालाबार हिल के जंगलों से होते हुए गिरगांव चौपाटी तक जाता है। ये वॉकवे जो है बहुत खास है क्योंकि इसके आखिरी हिस्से पर पर्यटक अरब सागर के नज़ारे का उसको कैद कर सकते हैं। और इस वॉकवे के लिए आम लोगों के लिए टिकट की कीमत जो है 25 रुपए है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए इसकी कीमत 100 रुपए है। इस परियोजना का निर्माण जो है बीएमसी ने किया है और ये सिंगापुर में विकसित ट्री टॉप वॉक के समान मुंबई में पहली बार विकसित किया गया। देखिए, आपने अब तक होटल या रेस्टोरेंट में रोबोट्स को काम करते देखा होगा या फिर रक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री से आप वाकिफ होंगे, लेकिन अब हम आपको लेकर चलते हैं दक्षिणी चीन, जहां लूनर फेस्टिवल में रोबोट्स गाना भी गा रहे हैं और जमकर थिरक भी रहे हैं। चीन के नानजिंग शहर की गलियों में उत्सव का माहौल है, लेकिन लूनर फेस्टिवल में आए लोगों की खुशी तब दोगुनी हो गई जब उन्हें रोबोट डांस पार्टनर मिले। जी हाँ, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहे ये रोबोट्स हैं जो हूबहू इंसानों की तरह लोगों के साथ जमकर डांस कर रहे हैं। उत्सव की इस महफिल में कोई रोबोट नाच रहा है तो कोई सुर साधना में लीन है। एक तरफ तो पारंपरिक परिधानों में महिलाएं लूनर फेस्टिवल की खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ रोबोट्स के डांस मूव्स। इस विहंगम नजारे को यहाँ मौजूद लोग अपने कैमरे में भला कैसे न कैद करते। 21वीं सदी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ल ले रही है। बदलती तकनीक की दुनिया में चीन का अपना अलग रुतबा है। अब तक लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में कामकाज करने वाले रोबोट देखे होंगे, लेकिन यहाँ जब तकनीक और कला का संगम हुआ तो नजारा कुछ इसी तरह का मनमोहक दिखाई देता है, जिसमें क्या बच्चे और क्या बड़े, हर कोई इन रोबोट्स की फुर्ती का कायल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बारी है आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यानी कि एआई स्टोरी की। और अब आपको तकनीक की दुनिया में हो रहे विस्तार से रूबरू करवा देते हैं। लंदन में इन दिनों एआई प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें न्यूरोलॉजिका स्टैंड का दावा ये है कि उसका कोपरनिका एआई सिस्टम इंसानों की मानसिक स्थिति जांच सकता है। कंपनी का यह भी दावा है कि 13 बिलियन डेटा पॉइंट्स के आधार पर ह्यूमन इमोशंस को मैप करने की तकनीक विकसित की गई है। यहाँ पर न्यूरोलॉजिका स्टैंड ने 3 अलग अलग कैमरे लगाए हैं जो 3 अलग अलग चीजों को माप रहे हैं। स्पेन की टेक स्टार्टअप कंपनी के मुताबिक ये निर्धारित किया जा सकता है कि भीड़ में दिलचस्पी, उत्साह, ऊब कौन सा भाव दिमाग में है। और न्यूरोलॉजिका स्टैंड का ये भी कहना है कि वो 92 अलग अलग भावनाओं को माप सकते हैं, जो अपने आप में एक बड़ा ही चकित कर देने वाली बात है। देखिए, चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक और धमाका कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन की एक स्टार्टअप कंपनी ने दुनिया का पहला एआई एजेंट टोंग बनाया है, जिसमें एआई तकनीक का अपग्रेडेड वर्जन इस्तेमाल किया गया है। खास बात यह है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजेंट खुद से अपने फैसले ले सकता है और अपना काम खुद पूरा कर लेता है। हाल के दिनों में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, चीन ने दुनिया के पहले AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजेंट टोंग का 2.0 संस्करण लॉन्च कर धमाका कर दिया है।
टोंग टोंग को बीजिंग इंस्टीट्यूट फॉर जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डेवलप किया है और इसका नया संस्करण छोंग गुआन चुन फोरम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीम डे के दौरान सामने आया। कंपनी का दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट इस लिहाज से भी एआई की दुनिया में क्रांति ला सकता है कि ये एआई सिर्फ इंसानों के दिए गए कमांड्स को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि खुद से सोचकर निर्णय ले सकेगा और ऑटोनॉमस तरीके से काम भी कर सकेगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक युवा लड़की एआई है जो खुद से सीखने और अपने आप को अपग्रेड करने में सक्षम बताई जा रही है। आसान भाषा में कहें तो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एजेंट्स कम प्रॉम्प्ट में ज्यादा काम कर सकते हैं। ये एजेंट आपके दिए कमांड पर न सिर्फ सोच सकता है बल्कि उस पर ऑटोनॉमस तरीके से काम कर सकता है। अब चीनी सरकार भी इस स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है। टोंग टोंग 2.0 एक ही समय में अलग अलग काम करने में सक्षम है। इस साल के अंत तक हम टोंग टोंग 2.0 के नए वर्जन को दुनिया के सामने लाएंगे जो लोगों से बातचीत करेगा। हम इसके दिमाग को रोबोट के साथ जोड़ने की भी योजना बना रहे हैं, जिससे भौतिक दुनिया के साथ बातचीत करने की इसकी क्षमता बढ़ेगी। रोबोट की बुद्धिमत्ता में सुधार होगा और इसे दिल मिलेगा। चीन में एआई एप्स को लेकर कई सख्त नियम हैं, जिन्हें स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि कोई प्रोडक्ट ऐसे कंटेंट जनरेट ना करे जिन्हें सेंसिटिव माना जाता है या जिससे चीन को नुकसान हो। थीम दिवस के मौके पर 50 से ज्यादा अहम नई उपलब्धियां जारी की गई। इसने प्रतिभागियों के बीच संचार और सहयोग के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया। चीन सरकार अब अपने लोकल एआई स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है, खासकर कि उन कंपनियों को जिनका प्रदर्शन इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।